हमारा टॉपिक चल रहा था रेस्पिरेशन इन प्लांट। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? भीड़ दूसरों के बनाए रास्तों पर चलती है, महान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। चलिए तो आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट। हम लोगों ने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल। रिकॉल करा रहा हूं कि एक एसिटाइल को एंजाइम ए से एक क्रेब्स साइकिल चलती थी, जिसके बाद हमें मिलता था 3 मॉलिक्यूल NADH2 प्लस एक मॉलिक्यूल मिला था FADS2 प्लस हमें एक मिला था GTP, जिसको हम ATP कह सकते हैं, प्लस हमें मिला था 2 मॉलिक्यूल CO2। याद आया? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो हमें कितने CO2 मिले थे? 2 मॉलिक्यूल। क्या ये बात सही है? क्या इतनी बात हम लोगों को कल वाली याद आ रही है? अब देखिए नेक्स्ट, हमारे पास कुल कितने एसिटाइल कोएंजाइम थे? एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना था और 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने थे। और चूंकि एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक बार क्रेब्स साइकिल चलती है तो 2 बार से 2 बार चलेगी, राइट? तो मैं यहां लिख रहा हूं 2 एसिटाइल कोएंजाइम थे, इसलिए 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी, इसलिए हमें हर चीज डबल मिलेगी। तो 6 मॉलिक्यूल मिलेगा NADH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल मिलेगा FADS2 प्लस 2 मॉलिक्यूल मिलेगा GTP, जिसको ATP बोलेंगे, और प्लस ये भी डबल वैल्यू हो जाएगी, यानी 4 मॉलिक्यूल मिलेगा CO2 का। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्रेब्स साइकिल का रिजल्ट है। ये हमारा 2 एसिटाइल कोएंजाइम का क्रेब्स साइकिल का रिजल्ट है, राइट? अब क्या करना है? अब हम पूरी समरी बताएंगे आपको रेस्पिरेशन की। समरी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। पूरी समरी बताएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की, एक्चुअल में क्या हुआ, ठीक है? अगर आपको याद हो तो सबसे पहले चली ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद चला हमारा लिंक रिएक्शन, उसके बाद चली हमारी क्रेब्स साइकिल। ये साइटोप्लाज्म में चलती है, ये मैट्रिक्स में, और ये भी कहां चलती है? मैट्रिक्स में। अभी तक हमने क्या क्या देखा? यहां हमें दिखा था कि हमने 2 ATP खर्च किए थे। याद आ रहा है आप लोगों को? 2 ATP खर्च करने के साथ यहां हमें 4 ATP का प्रॉफिट हुआ था। और कैसे हुआ था? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, यानी डायरेक्ट वाले को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, और जो भी इनडायरेक्ट ऊर्जा मिले उसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है ना? तो पहले ये वाला हमें डायरेक्ट मिला, प्लस हमें मिला था 2 मॉलिक्यूल NADH2। ये इनडायरेक्ट एनर्जी की डायरेक्ट? चलो, यहां पे हमें मिला था, सिर्फ एनर्जी लिख रहा हूं, यहां मिला था हमें 2 मॉलिक्यूल NADH2, ठीक है? यहां मिला था 2 मॉलिक्यूल NADH2, और यहां अभी सामने दिख रहा है हमें क्या मिला? यहां हमें मिला था 6 मॉलिक्यूल NADH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल FADH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल GTP, या उसी को बोलते हैं ATP। इतनी बातें क्लियर हो गई? ये डायरेक्ट ऊर्जा है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है, तो ये भी हमें कैसे मिली? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये भी हमें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से मिली, SLP। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन लिखवाया हुआ है पिछले लेक्चर में, देखिएगा 1 2 3 पहले।
ये एसएलपी का पूरा नाम लिखवाया हुआ है, राइट, कि जो चीज डायरेक्ट मिलती है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, और जो इनडायरेक्ट मिलती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब आप बताओ इसमें हमें कुल कितनी ऊर्जा मिली, बस ये बताओ हमें अब तक कुल कितनी ऊर्जा मिली है। हमें पूरे रेस्पिरेशन लगभग कंप्लीट करा दिया, पूरा रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, तो इसमें कुल कितनी ऊर्जा मिली यहां बताओ जरा, नेट बताना। ये तो हमें नहीं मिली, इनडायरेक्ट है, यहां मिली +2 एटीपी। चार एटीपी का गेन हुआ, 2 एटीपी खर्च हो गए थे, तो 2 ही एटीपी तो बचे, और ये तो इनडायरेक्ट ऊर्जा है। डायरेक्ट ऊर्जा 2 एटीपी यहां मिली, लेकिन अगर हम लॉस ना भी जोड़े ना, रुक जाओ, पहले लॉस नहीं जोड़ते, लॉस हम बाद में जोड़ेंगे। देखा जाए तो यहां कितनी डायरेक्ट ऊर्जा मिली, 4 एटीपी, और यहां कितनी डायरेक्ट ऊर्जा मिली, 2 एटीपी। तो देखा जाए तो एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा रहे थे ना, एक ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करा रहे थे, और यहां हमको मिल गया था क्या, यहां हमको मिल गया था 6 मॉलिक्यूल CO2 के, 6 मॉलिक्यूल वाटर का, और करीब 38 एटीपी। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन भी यूज होती थी। ग्लूकोज साफ दिख रहा है कि ग्लूकोज CO2 में बदल जाएगा, वाटर में बदल जाएगा, 38 एटीपी मिलनी चाहिए। पर देखा जाए तो यहाँ कुल कितनी एटीपी मिल रही है, 4 और 2 6, तो बाकी की एटीपी गई कहां, बाकी की एटीपी कहां गई, तो आंसर आएगा बाकी की एटीपी इनडायरेक्ट एनर्जी के रूप में छुपी हुई है कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एनर्जी के रूप में छुपी हुई है। और सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक बात, अभी पूरे रेस्पिरेशन को करा डाला है पर ऑक्सीजन का ही यूज ही नहीं हुआ। 2 दिक्कतें सामने हैं। पहली दिक्कत कि पूरे रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ 38 में से कितनी एटीपी मिली है, 6। 38 में कितनी एटीपी मिली, 4 और 2 6 मिली है। सबसे बड़ी समस्या ये है, 38 मिलनी चाहिए, हमें मिली है 6। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गया है, कंप्लीट हो ही गया है, तो बताओ ऑक्सीजन यूज हुई नहीं, ना यहां यूज होती है, ना यहां यूज होती है, ना यहां यूज होती है। 2 दिक्कतें ब्रेन में चल रही हैं। इसका आंसर मैं दे देता हूं, क्यों क्योंकि देखो जो ऊर्जा है वो अभी छुपी हुई है। कैसे, स्टार बना रहा हूं, किस रूप में छुपी हुई है, इनडायरेक्ट एनर्जी के रूप में कि डायरेक्ट एनर्जी के रूप में। और अभी ऑक्सीजन इसलिए नहीं यूज हुई है क्योंकि वो ऑक्सीजन इनके ऑक्सीडेशन में काम आएगी। जब इनको ऑक्सीडाइज कराएंगे तब जाके वो ऑक्सीजन काम आएगी, और जब ऑक्सीजन काम आएगी तभी एटीपी बनेगा, जब ऑक्सीजन काम आएगी तभी एटीपी बनेगा। तो याद रखिए 2 दिक्कतें दिख रही हैं। पहली दिक्कत कि पूरा रेस्पिरेशन खत्म होने को आया, फिर भी क्या नहीं मिल पा रही है, एनर्जी। तो देखना, लिख रहा हूं पहले, we noticed that respiration is almost completed, but only 6 ATP is obtained from 1 molecule of glucose। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से सिर्फ कितनी ऊर्जा मिली है, 6 एटीपी। सही है ना। क्वेश्चन, बाकी की एनर्जी कहां गई, आंसर एनर्जी स्टोर्ड इन इनडायरेक्ट फॉर्म की डायरेक्ट फॉर्म। नाम है NaDH2 और FaDH2। अगला क्वेश्चन, अभी तक ऑक्सीजन पिक्चर में नहीं दिखी,
ये एनसीईआरटी की लाइन है आंसर, क्योंकि अभी उसका यूज नहीं हुआ। सवाल यह है तो कब होगा और किस काम में होगा। इस एनर्जी को निकालने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होगा। इस एनर्जी को निकालने के लिए, इसको ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होगा। ठीक है ना, क्लियर। ऑक्सीजन का उपयोग ईटीएस की प्रोसेस में होता है। इसी ऑक्सीजन की मदद से हम इनडायरेक्ट एनर्जी को डायरेक्ट एनर्जी में बदलेंगे। डायरेक्ट एनर्जी का नाम एटीपी। ठीक है, होगा क्या, एक थीम बता दें। NADH2 एनर्जी कहां स्टोर है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में, कल बताया था। और क्या अपने पास है, FADH2, इसमें भी एनर्जी स्टोर है। हम इनको निकाल लेंगे, भेज देंगे ईटीएस। ईटीएस क्या करेगा, इस ऊर्जा का उपयोग करके एडीपी प्लस आईपी को दे देगा। इस ऊर्जा का प्रयोग करके ये ऊर्जा दे देगा एडीपी प्लस आईपी को, और एडीपी प्लस आईपी किस में बदल जाएगा, एटीपी में। तो देखो एनर्जी बन गई, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट एनर्जी बन गई। ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है, इनके पास ऊर्जा नहीं है, कल भी बताया था। अब इनके पास ऊर्जा नहीं है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन है, एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन है, इनको कौन पकड़ लेगा, ये फाइनली रिसीव्ड बाई, बताओ कल बताया था, फाइनली रिसीव्ड बाई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और इसीलिए लास्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वाटर। लास्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है ना। तो समझ में आ गया क्या हुआ, ये हुआ कि जो भी एनर्जी थी हमें केवल 6 एटीपी के रूप में प्राप्त हुई पूरे रेस्पिरेशन में। तो बाकी की एनर्जी कहां गई, आंसर आया बाकी की एनर्जी छुपी हुई थी। किस रूप में छुपी हुई थी, इनडायरेक्ट की डायरेक्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म में छुपी हुई थी। इनडायरेक्ट फॉर्म के नाम दिख रहे हैं, जिसके पास हाइड्रोजन है उसके अंदर एनर्जी छुपी हुई है। इस एनर्जी को निकालने के लिए ही हमें ईटीएस भेजना पड़ेगा, और ईटीएस में क्या किया जाएगा, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन होने के लिए कौन सी चीज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जो इसे रिसीव करे। ऑक्सीडेशन होने के बाद ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वाटर। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वाटर। तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वाटर। ये ईटीएस का मेन काम है। ईटीएस के दो काम है, एक तो रिड्यूस को एंजाइम को ऑक्सीडाइज कर देना, रिड्यूस को एंजाइम को ऑक्सीडाइज कर देना, और दूसरा क्या करना होता है, दूसरा इसका काम होता है क्या, इनडायरेक्ट एनर्जी से डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्जन कर देना। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देगा, फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा वाटर। क्या बना देगा, वाटर। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ ईटीएस, क्योंकि अभी ईटीएस हुआ नहीं है। ईटीएस कराएंगे तब जाके रेस्पिरेशन पूरी तरह से कंप्लीट होगा, और हमें जितनी भी इनडायरेक्ट एनर्जी है सब डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए मिल जाएगी। और फिर हम जोड़ेंगे तो 38 एटीपी ही सम आएगा। कितने एटीपी आ जाएंगे, 38। समझ में आई बात, क्लियर हो गई बात, नोट डाउन। तो हमने क्या देखा, हमने नोटिस किया कि रेस्पिरेशन लगभग कंप्लीट होने को आया, पर केवल 6 एटीपी ही मिली एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। बाकी की एनर्जी कहां गई, आंसर आया इस रूप में स्टोर है। अभी तक O2 पिक्चर में नहीं दिखी क्योंकि उसका यूज हुआ नहीं है।
O2 का उपयोग किस प्रक्रिया में होगा? ETS। क्या काम करेगा O2? इनडायरेक्ट एनर्जी को डायरेक्ट एनर्जी में बदलने में हेल्प करेगा। इनडायरेक्ट एनर्जी ये रही, ETS जाएगा, ETS उसे डायरेक्ट एनर्जी यानी ATP में बदल देगा। फाइनली इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। एग्जॉस्टेड हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को फाइनली कौन पकड़ लेगा? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एंड व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन? दैट इज वाटर। तो ETS का मेन काम क्या था? ETS का मेन काम क्या था? ETS का मेन काम था, इसको ATP मिल भी कह सकते हैं हम लोग, ATP मिल या फैक्ट्री। इसका काम था इनडायरेक्ट एनर्जी को डायरेक्ट एनर्जी में बदलना, इनडायरेक्ट एनर्जी को डायरेक्ट एनर्जी में बदलना। ठीक है, इनडायरेक्ट एनर्जी का नाम आप सबको पता है अच्छे से, NADPS2 और FAD, सॉरी P नहीं आएगा, P नहीं आएगा, NADS2 और FADS2। डायरेक्ट एनर्जी अपने को पता है ATP होगी। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस है। हम ये कह सकते हैं कि ये रिड्यूस को एंजाइम, सॉरी ये कैसे है? रिड्यूस को एंजाइम है ना, जिसके पास हाइड्रोजन हो वो कैसे होता है? रिड्यूस को एंजाइम। ये है रिड्यूस्ड को एंजाइम। जब ये इनसे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? कन्वर्ट इनटू ऑक्सीडाइज्ड को एंजाइम। ऑक्सीडाइज का नाम क्या होगा? NADS2 से हाइड्रोजन हटाओ, इलेक्ट्रॉन हटाओ तो NAD प्लस। FAD का नाम बताओ? FAD प्लस। अब बताओ ऑक्सीडाइज हो गए कि नहीं हो गए? रिड्यूस को एंजाइम को ऑक्सीडाइज करना भी किसका कार्य है? ETS का। या तो बोलो इनडायरेक्ट एनर्जी को डायरेक्ट एनर्जी में बदल रहा है, और फिर ये रिड्यूस को एंजाइम को किस में बदल रहा है? ऑक्सीडाइज को एंजाइम में। क्यों बदल रहा है? ताकि ये रेस्पिरेशन में दोबारा यूज हो जाए। याद है ना, मेन पर्पस यही होता है। कोई चीज अनलिमिटेड नहीं है, शरीर में कोई चीज अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। तो अगर लिमिटेड है तो इनको दोबारा क्या करो? इनको दोबारा किसमें वो दोबारा यूज करने लायक बनाओ। मैंने क्या बोला था? बर्तन वाला एग्जांपल याद है? खाना खा लिया, बर्तन जूठे हो गए, अब बर्तन दोबारा धुलेंगे तभी तो दोबारा खाना खाने का मौका मिलेगा। बोलो भाई, क्योंकि बॉडी में कोई चीज अनलिमिटेड नहीं है कि लगातार आप यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो। लिमिटेड है हर चीज, शरीर की एक लिमिट है, इसलिए हर चीज रिसाइकल होती रहती है, हर चीज रिसाइकल होती रहती है। तो ये इसमें बदलेगा, फिर जब ऊर्जा पकड़ के लाएगा फिर इसमें बदल जाएगा, फिर ऊर्जा निकाल के फिर इसमें बदल जाएगा, फिर ऊर्जा पकड़ के लाएगा इसमें बदलेगा, फिर ऊर्जा निकाल के इसमें बदलेगा। ये क्रम लगातार 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 चलता रहता है, ताकि ये रेस्पिरेशन में रीयूज्ड हो सके। ध्यान देना ये वाला बात, ये मैं अभी कुछ देर बाद पूछूंगा दोबारा। ये अंतर है, ये अंतर है एनारोबिक और एरोबिक में। एनारोबिक में भी NADS2 को हम लोगों ने किस में बदला था? NAD प्लस में, परंतु वो फर्मेंटेशन द्वारा बदला गया था। और एरोबिक में कैसे बदला गया? ETS द्वारा। फर्क है कि नहीं? अब पूछा गया है एनारोबिक एरोबिक में अंतर बताओ। एक तो यही अंतर है, दूसरा अंतर है ऑक्सीजन का, तीसरा अंतर है वहां पार्शियल ऑक्सीडेशन और यहाँ कंप्लीट। वहां माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। वहां पे लास्ट प्रोडक्ट CO2 वाटर नहीं बना था, केवल 2 ATP निकला था। ठीक है ना, यहाँ 38 ATP निकलेगा, CO2 वाटर भी बनेगा। याद आया कि नहीं आया? इतने सारे अंतर है, मैं लिखवाऊंगा लास्ट में। ये बात क्लियर हो गया? पहला काम इनडायरेक्ट एनर्जी को डायरेक्ट एनर्जी में बदलना, दूसरा काम रिड्यूस्ड को एंजाइम को ऑक्सीडाइज कर देना, तीसरा काम टर्मिनल ऑक्सीडेशन करना। टर्मिनल ऑक्सीडेशन करना क्या होता है? टर्मिनल ऑक्सीडेशन यानी O2 का यूज, O2 का यूज देखो क्या किया था, हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस हाफ O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। याद आया?
क्या बदला था, किस में बदल गया था, वाटर में। ये देखो, इसी को बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन, इसी को बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन करना। तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन करता है। समझ आ गई बात, क्लियर हो गई बात। ये था आपके ईटीएस का मेन काम, नोट डाउन। एक आध काम और बचे हुए हैं, वो भी लिखा दें। ईटीएस द्वारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या, ध्यान देना जो इंपॉर्टेंट बात है, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन द्वारा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन द्वारा, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लिखा हो, या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन द्वारा एटीपी का बनना, एटीपी का बनना ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है। ये शब्द याद आया, शुरुआत में यूज किया था, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है, राइट, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है। ये एक्स लिखा हुआ है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है। बताओ क्या समझे, जैसे ये FADH2 या FADH2 या NADH2 से इसका बनना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये देखो, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। लेकिन ये काम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। कभी कभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं दिया होता तो कहता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन द्वारा एटीपी बनना, एक ही बात है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वर्ड कहां से आया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑक्सीडेशन कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, रिडक्शन। ईटीएस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन में कोई वो ईटीएस में कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो रिडक्शन, इसीलिए वर्ड आया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब ईटीएस में सोचो, हमने एक बार ईटीएस और पढ़ा है, कहां पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस में। ईटीएस हमेशा किस पर बेस्ड होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट की प्रोटॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉनों के अंतर पर बेस्ड है कि प्रोटॉनों के अंतर पर बेस्ड है। एक मेम्ब्रेन चाहिए, बोलो मानते हो कि नहीं, क्लोरोप्लास्ट के समय वो मेम्ब्रेन थी थैलाकॉइड, लेकिन इस समय ये मेम्ब्रेन कौन सी है, इस समय ये मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। क्या है बताओ, हमें ईटीएस के लिए कोई मेम्ब्रेन चाहिए, इस समय वो मेम्ब्रेन कौन सी है, जल्दी बोलो, जो बात बोल रहे हैं बस वो बात दिमाग में बैठा लो। बताओ हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए, इस समय वो मेम्ब्रेन कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर की इनर। एक बात दिमाग में बैठी। दूसरी बात, इस मेम्ब्रेन के इधर और इधर किसी एक तरफ क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन ज्यादा चाहिए और किसी एक तरफ हाइड्रोजन आयन कम चाहिए। ध्यान रखो कि हमें हाइड्रोजन आयन उधर ज्यादा चाहिए होता है जिधर एटीपी नहीं बननी है, जिधर एटीपी बन रही है उधर लो चाहिए होता है। देखो जैसे इधर एटीपी बन रही है, यहाँ लो है, देखो यहाँ लो होगा, और यहाँ एटीपी नहीं बन रही है तो यहाँ पे हाई होगा। इनर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ हाई और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मतलब मैट्रिक्स की तरफ लो होगा। और जब ये हाइड्रोजन किसी पंप द्वारा, ये पंप द्वारा यहाँ तेजी से आएगा तो अपनी सारी ऊर्जा दे देगा किसको, एडीपी प्लस आईपी को। तो क्या बन जा रहा है, अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन किधर ज्यादा है, इनर मेम्ब्रेन के बाहर की इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के बाहर हाइड्रोजन ज्यादा है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोजन कम है। देख लो यहाँ कम दिखाए गए, वहां ज्यादा दिखाए गए। जब ये हाइड्रोजन, तो अंतर पैदा हो गया कि नहीं पैदा हो गया, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, किसी भी अंतर को ग्रेडियंट बोलते हैं, और H+ आयन को प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन का अंतर पैदा हो गया, किस मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो गया, इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब इनर मेम्ब्रेन के आर पार, इनर मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, एक तरफ H+ आयन ज्यादा, एक तरफ कम कर दिया हमने।
इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट मेंटेन हो गया। जब इस ग्रेडियंट को तोड़ेंगे, तोड़ने का मतलब है जब इसको हाई से लो की तरफ भेजोगे हाइड्रोजन को, तो ये अपनी सारी ऊर्जा किसको दे देगा? दे देगा एडीपी प्लस आईपी को। और एडीपी प्लस आईपी किस में बदल जाएगी? एटीपी में। और लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? वाटर। देखो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे और जो ये हाइड्रोजन है ये एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, तो लास्ट प्रोडक्ट देखो वाटर बन गया, लास्ट प्रोडक्ट वाटर बन गया। कुछ आइडिया लगा? ये होता है ईटीएस, यही होता है ईटीएस। ईटीएस का एक ही पर्पस है कि हाइड्रोजन को एक तरफ ज्यादा कर दो, एक तरफ कम कर दो, और जब ज्यादा से कम की तरफ भेजोगे तो जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसी ऊर्जा को हम एडीपी प्लस आईपी को दे देंगे, एंड एडीपी प्लस आईपी विल बी कन्वर्ट इनटू एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज डायरेक्ट एनर्जी, यू नो वेल, है ना? तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आपकी एनसीईआरटी का ये फिगर है, इस फिगर को समझ गए तो समझो समझ गए। ये आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन इधर, ये मेरा हाथ क्या शो कर रहा है? और ये जो नीली कलर की मेम्ब्रेन है, नीले कलर की, ये नीली वाली, व्हाट इज दिस? इनर मेम्ब्रेन। बताओ व्हाट इज दिस? और ये क्या है? और इधर है मैट्रिक्स, इधर है माइटोकॉन्ड्रिया का लिक्विड पार्ट, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। जल्दी बताओ व्हाट इज दिस? ये कौन सी मेम्ब्रेन है? और इधर लिक्विड है, क्या है? मैट्रिक्स है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, स्पेस का नाम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये रही इनर मेम्ब्रेन और इधर है मैट्रिक्स। कोई डाउट? कोई डाउट? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जानते ही हो, आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड होती है। कुछ याद आया? ठीक है, अभी मैं बनाऊंगा, ऐसा नहीं बनाऊंगा, इमेजिनेट करा रहा हूं। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें गैप है, गैप का नाम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये वो स्पेस हमने शो कर दिया, ये इनर मेम्ब्रेन शो कर दी, आउटर मेम्ब्रेन ये रही इमेजिनरी, उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं बनाया एनसीईआरटी ने। इधर लिक्विड पार्ट है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज मैट्रिक्स, व्हाइल द लिक्विड पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। याद आ रहा है? अब इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ में से किसी एक तरफ H प्लस आयन ज्यादा चाहिए, किसी एक तरफ कम चाहिए। बताओ कहां ज्यादा चाहिए? स्पेस में। कहां कम चाहिए? मैट्रिक्स में। तो अब एक काम करो, इसके लिए मेम्ब्रेन में 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन ईटीएस? 5। 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। 5 होते हैं और इनको रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के आधार पर रखा गया है। इसका रिडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, इसका उससे कम, इसका उससे कम, ये सबसे कम। याद आया कुछ? अब देखो ध्यान देना, कितने कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं? They are made up of pigmented protein. They are made up of pigmented protein. Complexes are made up of pigmented protein. ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे, हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, हाइड्रोजन को देंगे। देखो सारे कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर याद करना है। एक तो पहले सबसे हाईएस्ट रिडॉक्स पोटेंशियल किसका है? कॉम्प्लेक्स 1 का। उसके बाद आपको लगता है कि 2 का होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। पता है, दो बहुत शरारती है। कौन है शरारती? 2 बहुत शरारती है, और शरारती लोग शरारत बहुत करते हैं। उसको बोलो यहां बैठो, वो इन 2 व्यक्ति के बीच में घुस के बैठेगा, कहेगा वहां नहीं बैठूंगा। शरारती लोग यही करते हैं ना, जो काम आप मना करो वो जो करेगा। हमने कहा भैया गड़बड़ मत करना, 1 के बाद किसको बिठाना? 2 को। 2 कहता ना 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 ना, मैं तो 2 के बाद मैं यहां नहीं बैठूंगा, मैं तो यहां बैठूंगा बीच में। कहता मैं बीच में बैठूंगा। तो इससे क्या सीक्वेंस गड़बड़ हो गया? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स, फिर कौन आ गया? 3, फिर कौन आ गया? 4, और 4 के बाद 5। 2 कहां चला गया? 3 और 4 के बीच में। याद रहेगा? बताओ सबसे शरारती कौन है? और जो शरारती लोग होते हैं ना, वो काम के लिए तुरंत मना कर देते हैं। कहते बहुत प्यार से बोलो, बेटा ये काम करोगे? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे गुलाबी, ये काम करोगे? तो उसको आपने इतनी बटरिंग कर ली, पर वो अंत में आपको उम्मीद है कि करेगा, पर वो सीधे करेगा नहीं। आप उम्मीद लिए बैठे हो घंटा, है ना? मना कर दिया उसने। इससे पूछा मैंने सभी कॉम्प्लेक्स से पूछा, तुम लोग 2 काम करोगे? बोले क्या? हमने कहा हाइड्रोजन ले जाओगे? बोले बिल्कुल यस सर। बोले इलेक्ट्रॉन ले जाओगे? यस सर। 2 नंबर से बोला इलेक्ट्रॉन ले जाओ। पहले तो यही पूछा, यहां बैठोगे? नो सर। कहां बैठ गया? घुस गया यहाँ। 3 और 4 के बीच घुसा बैठा हुआ है। रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल बताओ जल्दी। सबसे ज्यादा 1 के बाद, 3 के बाद, 2 के बाद, 4 के बाद। मतलब गड़बड़ कौन कर रहा है? तू गड़बड़ कर रहा है। छोटू है ना, देखो छोटू छोटा सा है, छोटा बच्चा है, गड़बड़ करेगा। सही है कि नहीं है? दूसरी बात, हमने बोला सबसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले जाओ, सब कहते हैं यस सर।
इससे बोला ले जाओगे, कहता है घंटा नहीं ले जाऊंगा, हम हाइड्रोजन तो ले ही नहीं जाऊंगा, हम हाइड्रोजन नहीं ले जाऊंगा। तो हमने पूछा क्या ले जाओगे, कहता है इलेक्ट्रॉन दे दो, छोटा सा है ले जाएंगे। वो भी दीजिएगा तो ले जाएंगे, नहीं दोगे तो नहीं ले जाएंगे। तो देखो सारे कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन पंप की तरह काम कर रहे हैं। देख लो ये हाइड्रोजन को पंप करके इधर से इधर भेज रहा है, ये देखो ये भी भेज रहा है, ये देखो इधर से भी भेज रहा है, ठीक है ना, ये नहीं भेज रहा है देखो, बाकी ये देखो भेज रहा है, ये देखो इधर से इधर लाएगा। सारे हाइड्रोजन को पास करेंगे, परंतु कौन पास नहीं करेगा? सेकंड। सारा लफड़ा किसके साथ है? सेकंड। और ये सब फिक्स है, ये सब फिक्स है, फिक्स है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, दे ऑल आर फिक्स इन द इनर मेम्ब्रेन। गॉट इट? अब आगे सुनो। दो लोग ऐसे हैं जो घूम फिर सकते हैं, दो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो घूम फिर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं सपोर्टर है। एक है साइटोक्रोम सी, वो 3 से 4 तक जा सकता है और वापस आ सकता है। बताओ कॉम्प्लेक्स सी मोबाइल है कि नॉन मोबाइल? मोबाइल हुआ ना, घूम रहा है तो मोबाइल हुआ। बताओ। और यूबिक्विनोन, याद करो वहां प्लास्टोक्विनोन था, यहाँ उसी का छोटा भाई है, जुड़वा भाई, नाम क्या है? यूबिक्विनोन। बताओ प्लास्टोक्विनोन का जुड़वा भाई यूबिक्विनोन। तो वहां पीक्यू था, यहाँ यूक्यू है, यहाँ पास्ता है, वहां पास्ता 2। पास्ता जा समझे ना मूवी में, चंकी पांडे, तो जुड़वा भाई है ना। तो देखो कहने का मतलब क्या है, या वहां था पीक्यू, यहाँ है यूक्यू, ठीक है ना। बताओ दो मोबाइल कैरियर के नाम बताओ, दो मोबाइल कैरियर के नाम बताओ। साइटोक्रोम सी और यूक्यू का पूरा नाम यूबिक्विनोन। वो प्लास्टोक्विनोन था, ये यूबिक्विनोन है। बोलो क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई। अब सबका नाम से परिचित करा दें। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 5, ये तो ना ऐसे है। इसको देखो, ये पता है क्या करता है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन और वो निकालेगा, ये NADH2 से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकालेगा। बताओ पहला वाला कॉम्प्लेक्स किससे निकालेगा? कौन सी इनडायरेक्ट ऊर्जा से? NADH2 से। बताओ ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कहां से निकालेगा? किसको? एंजाइम से, NADH2। ये इसको देखो ऑक्सीडाइज कर दिया और सारा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इधर फेंक दिया। समझ गए? इसका नाम क्या देना चाहिए? NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। बोलो क्या नाम है इसका? NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये NADH2 से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकालेगा। बोलो। अच्छा अब रही बात कॉम्प्लेक्स, बाकी कॉम्प्लेक्स की बात छोड़ दो, पहले 1 पे आ गए, अब आओ 3 पे, ये 2 पे, 2 थर्ड पोजीशन यानी 2 पे आओ। अब 2 देखो, 2 किससे निकालेगा पता है? FADH2 से। यहां लिखा नहीं है पर ये FADH2 से निकालेगा, FADH2 से निकालेगा। ये किससे निकालेगा? FADH2 से निकालेगा। अच्छा एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो ऊपर बैठा है ये शक्तिशाली है और जो नीचे बैठा है कम पावरफुल है, मानते हो? इसका पोटेंशियल ज्यादा है इसका, तो इसमें ज्यादा ऊर्जा है कि इसमें ज्यादा ऊर्जा है? FADH2 में ज्यादा ऊर्जा है। NADH2 में ज्यादा ऊर्जा है कि FADH2 में ज्यादा ऊर्जा है? तो बताओ इससे ज्यादा ATP मिलेगी कि इससे ज्यादा ATP मिलेगी? तो याद रखना आगे चल के इससे 3 ATP मिलती है। एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेंगे 3 ATP मिलेगी, और एक FADH2 को मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करेंगे तो कितने मिलेंगे? 2 ATP मिलेंगे। कौन ज्यादा पावरफुल है? इसीलिए तो ऊपर बैठा हुआ है, उसकी शक्तियां ज्यादा है, शक्तिशाली है। बोलो, है ना। चलो अब देखो दो कॉम्प्लेक्स के नाम पता चल गए। बोलो पहला कॉम्प्लेक्स का नाम NAD डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, इसका दूसरे वाले का नाम हो जाएगा FAD डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, या कभी कभी बोल देते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई। सभी हाइड्रोजन को ले जा सकते हैं, कौन नहीं ले जाएगा? सेकेंड। समझ में आई बात? मोबाइल वाले के नाम बताओ। साइटोक्रोम सी और यूबिक्विनोन, ठीक है ना। अच्छा इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे कौन सा है? क्वेश्चन फिर सुनो, क्वेश्चन फिर सुनो। इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड वाला कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम सी पूछा गया है। कहता है ऐसा मोबाइल कैरियर बताओ जो इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे है, ऐसा बताओ जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है लेकिन मोबाइल है। यूबिक्विनोन। क्वेश्चन देख लो बदलते जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं नीट के, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? वाटर, हाइड्रोजन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पकड़ लेगा, ठीक है ना। लास्ट प्रोडक्ट वाटर बनेगा और साथ में क्या बनेगा? ATP। ये प्रक्रिया और ये प्रक्रिया कपल्ड है। क्या बोला मैंने? कपल्ड। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा ATP नहीं बनेगा,
ऐसा नहीं कि एटीपी बन जाएगा और ऑक्सीजन बाद में जुड़ जाएगा ना, इफ देयर इज नो ऑक्सीजन देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इसलिए ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है। कल बताया था रोल इज वाइटल कि नॉन वाइटल, रोल इज वाइटल कि नॉन वाइटल, रोल इज वाइटल, ऑक्सीजन का रोल वाइटल है, इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। चलो इसने NaDH2 से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकाले, इधर फेंक दिया। इसने FADH2 से निकाले इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन तो ये नहीं निकालेगा, तो इसलिए इधर दे दिया, इधर दे दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन यहां जो रह गया है वो कौन भेजेगा, ये वाला भेज देगा या ये वाला भेज देगा, देखो, लेकिन ये नहीं भेजेगा। अब इधर हाइड्रोजन की कमी हो रही क्या दिखता, जल्दी बताओ, कमी हो रही क्या दिखता, कमी हो रही है। बताओ FADH2 के हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसने भेज दिए, कॉम्प्लेक्स 1 ने, जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। बताओ FADH2 के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं बोलना, इलेक्ट्रॉन किसने भेज दिए, सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स ने। नाम क्या बताया था, FADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। चले गए। अब इसके हाइड्रोजन तो छूट गए हैं, हाइड्रोजन नहीं भेजेगा ये, तो कौन भेजेगा, ये भेज देगा या ये भेज देगा। देखो ये भेज रहा है, ये देखो यहां से पिकअप करके भेज रहा है, यहां से पिकअप किया, यहां भेज दिया, यहां से पिकअप किया, इधर भेज दिया। समझे मेरी बात, क्लियर है। बताओ इधर हाइड्रोजन की कमी आ रही है कि नहीं, रिड्यूस को एंजाइम ऑक्सीडाइज हो गए कि नहीं। पहले वाले ने NADH को ऑक्सीडाइज किया और दूसरे वाले ने FADH2 को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है ना। अब बोलो, ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन को दे दिया गया, यूबिक्विनॉन ने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को लेके UqS2 में बदल गया। जैसे PQ किस में बदलता था, PQS2, वैसे UQ किस में बदल गया, UqS2। अरे जब कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो H2 नहीं लगाओगे आगे, UqS2 में बदल गया। फिर ये यहां से इलेक्ट्रॉन लिया और चल के आया, ये चलने वाला है कि फिक्स है, तो यहां से लिया, क्या लिया, देखो क्या लिया, और यहां से क्या ले लिया, हाइड्रोजन। किसका हाइड्रोजन, ये जो छोड़ा हुआ था, यहाँ भूल से जो नहीं जा पाए वो सब पिकअप किया और ये UqS2 में बदल गया। UqS2 से जाने के बाद इसने हाइड्रोजन इसको दे दिया कि लो तुम हाइड्रोजन पंप कर दो जरा, इसने हाइड्रोजन इधर का पंप कर दिया, इधर का हाइड्रोजन पंप कर दिया। अब जरा इनकी बात देखो, इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन रह गए थे UQ ने ले लिया, UqS2 में बदल गया, वो हाइड्रोजन इधर आया, हाइड्रोजन पंप हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, इलेक्ट्रॉन देखो यहां से होते हुए कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है BC1 कॉम्प्लेक्स। कौन सा, BC1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है, BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स 3 ने, BC1 कॉम्प्लेक्स ने हाइड्रोजन तो इधर फेंक दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन 3 से कहां लाना है, तो कौन पकड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेके देखो आ गया, कहां आ गया, 4 के पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास आ गया। कॉम्प्लेक्स 4 ने, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम होता है AA3 कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है, AA3 कॉम्प्लेक्स। क्या नाम था, AA3 कॉम्प्लेक्स। अब AA3 कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, कोई डाउट, कोई डाउट। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो जिगजैग इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा थी, ठीक है ना, वो ऊर्जा थी, लेकिन जब ये इधर से इधर आ रहा है तो इसकी ऊर्जा में कमी आ रही है, इसकी ऊर्जा में कमी आ रही है, इलेक्ट्रॉन एग्जॉस्टेड हो गए, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन कम हो गया कि ज्यादा, और इधर कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। तो जब ये होता है F0 F1 पार्टिकल, पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है F0 F1 पार्टिकल। F0 अंदर धंसा होता है, F1 उभरा होता है, मैट्रिक्स की तरफ उभरा है कि स्पेस की तरफ उभरा है, मैट्रिक्स की तरफ उभरा हुआ है, ठीक है। ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये उसका बेस है, ये बेस एक खोखला है, खोखला है ये। हाइड्रोजन यहां से देखो घुसेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये ऐसा खोखला है। दिस इज हाइड्रोजन पंप, पंप नहीं बोला, हाइड्रोजन चैनल। क्या है ये, हाइड्रोजन चैनल। ये हाइड्रोजन चैनल है, ये हाइड्रोजन का डिफ्यूजन करेगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, तो हाइड्रोजन यहां से आर पार से चले गए, इधर से घुसे, इधर निकले, F0 से निकले और यहां से पास हुए। ये देखो यहां से पास हुए, ये गली से, एंजाइम के पास एक गली टाइप का है, वहां से पास हुए। गली बॉयज है ना, गली बॉयज,
वहां से पास हुए तो एटीपी सिंथेस के आकार में चेंज आ गया। अगर इसके आकार में चेंज आ गया तो ये सबस्ट्रेट को पकड़ लेगा। कौन सा सबस्ट्रेट? एटीपी और आईपी। आईपी कभी कभी लिखते हैं, कभी कभी पीआई लिखते हैं। अरे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फॉस्फेट इनऑर्गेनिक वाला एक ही बात है। आईपी बोलना ज्यादा उचित है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है ना? एडीपी प्लस आईपी ये इसका सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम ये सबस्ट्रेट, ये एंजाइम ये सबस्ट्रेट। लॉक एंजाइम सबस्ट्रेट को बांध लेता है, एंजाइम सबस्ट्रेट को बांध लेता है और देखते ही देखते इसके बांध टूटने लगेंगे, सबस्ट्रेट के बांध टूटेंगे, प्रोडक्ट के बांध बनेंगे। याद करो तो देखो प्रोडक्ट बन गया। व्हाट इज दिस? फिर एंजाइम इसको छोड़ देता है, रिलीज, प्रोडक्ट विल बी रिलीज। और एंजाइम आपको पता है किसी भी अभिक्रिया या रिएक्शन में कभी भी यूज नहीं होता है। अरे कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक ना तो किसी अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं और ना ही खत्म करते हैं, केवल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं। याद आया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इस प्रकार यहां एटीपी बनता है, लेकिन एटीपी बनने की एक शर्त है। ये कहता है मैं अपना काम तभी करूंगा जब भाई मुझे नजर आ जाएगा। भाई कौन? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये कहता है, वो इधर से आवाज लगता है भाई तू रेडी है? बोलना यस ओके। जैसे उधर से ओके करता है ऐसे दिखाता है अंगूठा, गुड लक। उसने कहा ठीक है लाओ, खट 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 खट, बदल गया। बताओ सबस्ट्रेट किसने बदल गया? प्रोडक्ट ने। लेकिन ये काम कब करेगा? जब इससे परमिशन ले लेगा। किससे परमिशन ले लेगा? क्या आवाज लगाई ऑक्सीजन तो अवेलेबल है? वो कहा हाँ मैं अवेलेबल हूँ। कह रहा है करो आईटीपी बनाओ। उसने कहा ओके डन। उसने कहा ओके डन। इस प्रकार यहां पर क्या हो जाता है? एटीपी बनती है, लेकिन एटीपी बनने की शर्त क्या है? किसका उपस्थित होना। अगर ऑक्सीजन नहीं तो एटीपी नहीं। ये आवाज लगाएगा भाई अवेलेबल है, उधर से आवाज नहीं आ रही है, देयर इज नो साउंड, म्यूट है। आप आवाज लगा रहे हो क्या? जैसे हम अपने यहाँ कभी कभी लाइट चली जाती है तो चेंज ओवर करना होता है, तो ऊपर से वो जनरेटर, और एक दो तरह के जनरेटर है हमारे पास। एक है बड़ा वाला ऑटोमेटिक, उसमें कोई लफड़ा नहीं होता। एक वाला होता है मैनुअल वाला, जब छोटा लोड होता है, कम लोड होता है, जैसे सर्दियों के लिए पंखे नहीं चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो छोटा जनरेटर चलाते हैं। अब छोटा जनरेटर मैनुअल वाला है, उसको चला के वो नीचे वाले कितना है, हाँ ऑन हो गया क्या, वो नीचे से वाला हाँ हो गया, फिर वो चेंज ओवर कर देता है। वैसे यहाँ हाल है। आवाज लगाया इसने, उधर से आवाज नहीं आई क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो क्या एटीपी बनेगा? मतलब किसका होना जरूरी है? अब एक बार जल्दी बताओ इस पूरे का निष्कर्ष क्या निकला? हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड? 5। मोबाइल कैरियर के नाम बताओ। यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी। ऐसा मोबाइल कैरियर बताओ जो मेम्ब्रेन के अंदर है। यूक्यू। ऐसा बताओ जो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है। साइटोक्रोम सी। सबसे छोटा वाला पता कौन है? स्मॉलेस्ट मोबाइल कैरियर कौन? स्मॉलेस्ट कैरियर कौन सा है? साइटोक्रोम सी। नाम ही है, नाम में सी। सी ये कहता है छोटू। सी क्या कहता है? छोटू। सी कहता है छोटू कहाँ है तू? छोटू क्या करता है? 3 से 4 को ले जाता है। छोटू किससे किसको जोड़ता है? 3 से 4 को। जरा पहले वाले का नाम बताओ। NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स या 1 वाला कॉम्प्लेक्स। जरा 2 का नाम बताओ। FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये NADH से निकालेगा, ये भाई किससे निकालेगा? FADH। और चूंकि FADH कब बनता है? जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है, तभी नाम दिया गया सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। बोलो सही है? कंफर्म है? FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ये देखो लिखा है कॉम्प्लेक्स 2। इज दैट क्लियर? चलो, सारे हाइड्रोजन पंप करेंगे, कौन नहीं करेगा? आखिरी बार पूछ रहा हूं। 2। अच्छा, ये शैतान बच्चा कौन सा है? सेकंड। शैतान है तो क्या करता है? 1 2 3 4। 2 पे बैठ ना बैठ के कहां बैठ जाता? 3 के बाद। अब 3 के बाद कोई बैठ गया तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ये नॉर्मल सीक्वेंस था। ये उठा, इसके बाद बैठ गया तो 1 3 2 4 5। 1 3 2 4 5। सारे कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन पंप कर रहे हैं, ये नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन सभी ले जाएंगे, ठीक है ना? बताओ थर्ड वाले का नाम BC1। BC1 ठीक है ना? BC1 समझे मेरी बात? साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1। फिर ये किसको देगा?
सी को, सी किसको दे देगा, 4 को, 4 को दे देगा। 4 में 2 कॉपर सेंटर होते हैं, 4 में 2 कॉपर सेंटर होते हैं। क्या आप देख पा रहे हो, ये CuA लिखा है। 4 में देखो सबके पास आयरन है, लेकिन इसके पास कॉपर है, स्पेशल है। 4 स्पेशल है, बताओ 4 के पास आयरन है कि कॉपर है। जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कॉपर +1 में बदल जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कॉपर +2 में बदल जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? जब कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीडाइज की रिड्यूस, रिड्यूस, और जब निकालता है तो ऑक्सीडाइज। देखो कॉपर ए ने लिया, साइटोक्रोम ए को दिया, फिर साइटोक्रोम A3 को दिया, फिर कॉपर बी को दिया, फिर कॉपर बी ने यहां फेंक दिया मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में इंतजार कर रहा है, कौन इंतजार कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और एग्जॉस्टेड हाइड्रोजन को पकड़ेगा कि पावरफुल ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पकड़ेगा? एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन एंड एग्जॉस्टेड हाइड्रोजन को पकड़ के किस में बदल देगा? सो व्हाट इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ETS? और इधर वाटर का बनना, इधर ATP का बनना साथ साथ होगा कि अलग अलग? ठीक है, ये बताओ कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 4 का क्या नाम था? साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। सभी कॉम्प्लेक्स के पास आयरन है, यू कैन सी, पर किसके पास कॉपर है? 4 के पास। इसी को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर फाइनली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बताओ फाइनली इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऑक्सीडेशन हो गया ना? बोलो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो नाम पड़ा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 5 का क्या नाम है? ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। इसमें कितने पीस हैं? 2। ये बेस का नाम क्या है? प्रोटॉन चैनल या F0 पार्टिकल। ये हेड का क्या नाम है? F1 पार्टिकल। जैसे ही हाइड्रोजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है तो इसी चैनल से पार होता है, फिर यहां से जैसे ही पार होता है इसके आकार में चेंज आ जाता है। बार बार बोल रहा हूं, आकार में चेंज आया। ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम आवाज लगाएगा ऑक्सीजन को, अवेलेबल है? बोलेगा ओ अवेलेबल हूं भाई। तो जैसे ये आवाज लगाएगा तुरंत क्या होगा? ये अपने सबस्ट्रेट का नाम बताओ, पकड़ लेगा। ये एंजाइम में खांचे होते हैं, सबस्ट्रेट को पकड़ लेता है, पकड़ के बॉन्ड को तोड़ने लगता है। तब 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 ऐसे बॉन्ड तोड़ने लगा, क्रैक 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 क्रैक, सारे बॉन्ड क्रैक कर दिए और उसके बॉन्ड बनने लगे, नए बॉन्ड बना दिए। सिल के नए बॉन्ड बना दिए। किसने बनाए? एंजाइम ने। नाम क्या है? ATP सिंथेस। इस तरह से ADP प्लस IP क्या कर दिया? किसमें बदल गया? ये प्रोडक्ट है ना, ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल दिया कि नहीं बदला? इस एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल दिया। और जिधर कोई चीज ज्यादा होती है उधर प्लस लिखते हैं और जिधर कम होती है उधर माइनस लिखते हैं। हाइड्रोजन किधर ज्यादा था? हाइड्रोजन किधर कम था? अब सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब सुनो मेरी बात, जब NADS से हाइड्रोजन निकाले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो पता है आपको 3 ATP प्राप्त होगी, और जब FADS से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो 2 ATP प्राप्त होगी, क्योंकि ये ऊपर बैठा हुआ है और ये नीचे बैठा हुआ है। इसके पास ऊर्जा ज्यादा है, इसके पास ऊर्जा कम है। तो देखो, अब गन्ना, कभी गन्ने को पेरते हुए देखा है ना? पहली बार गन्ना लंबा सा लेते हैं, थोड़ा काट देते हैं ना, उसके बाद लगाया दोनों को, एक बार हल्का सा जूस निकला 1/4 ग्लास, फिर उसके बाद फिर दोबारा डालते हैं, आधा ग्लास जूस हो गया, बड़ा है ना। फिर उसके बाद फोल्ड करते हैं, फिर डालते हैं एक बार, फिर उसके बाद क्या करते हैं? जूस निकालते हैं, फिर उसके बाद नींबू फंसा के फिर एक बार डालते हैं, फिर एक बार फोल्ड करते हैं, पुदीना फंसा के फिर एक बार डालते हैं, फिर एक बार फोल्ड करते हैं, फिर नमक डाल के फिर एक बार फोल्ड करके, फिर उसके बाद वो फोल्ड करके, और तब तक जूस निकालते हैं जब तक कि उसका सारा हार्क ना निकल जाए, सारा स्ट्रैक्ट ना निकल जाए, बूंद बूंद ना निकल जाए। भैया यही इनके साथ भी है। देखो ये एक बार आया, यहां से पास हुआ, एक ATP बनाया, फिर यहां पकड़ ले गया। कहां पकड़ा? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहते अभी तुझमें ऊर्जा बाकी है। कहता अच्छा बाकी है, अभी बाकी है मुझे ऊर्जा, तो चलो आओ करे काम। एक बार फिर गुजरा, फिर ऊर्जा, फिर उसको पकड़ लिया गया। कहले इधर आओ, इधर आओ, अभी भी तुम कुछ कर सकते हो, यू कैन डू इट। कहता अच्छा मैं कर सकता हूं। आया, फिर घुस आया। अब इससे पूछा गया, अब इसको पूछा गया अब तुम नहीं कर सकते, अब तुम जाओ, फ्री हो, मुक्त हो। FADH आया, एक बार गया, एक ATP बनाया, फिर इसने पकड़ लिया कि अभी तेरे अंदर जान बाकी है, फिर ऊर्जा पकड़ा गया, फिर एक बार आया, फिर एक ATP बना लिया। तो बताओ कौन 3 चक्कर काटेगा? और हर चक्कर में कितने ATP बनाएगा? एक।
ये कितने चक्कर काटेगा? देखो, एक बना, फिर चक्कर काटा, दो बना, फिर चक्कर काटा, तीन बना, ये कितने चक्कर काटेगा? क्योंकि नीचे बैठा हुआ, ऑलरेडी ऊर्जा कम है, तो यहां से एक चक्कर काटा, अभी भी एक बार बाकी है। किस गन्ने को 3 बार पेरेंगे? किस गन्ने को 2 बार पेरेंगे? अच्छा, उसके बाद उसमें ऊर्जा रही नहीं जाएगी, गन्ने का जूस ही ले जाएगा, तो कैसे आप कुछ कर भी लोगे, पेड़ भी दोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, दोबारा क्रॉस भी करा दोगे, यहां कुछ नहीं मिलेगा। समझ आई बात? तो बताओ, one NADH2 when oxidized, how much amount of ATP will be released? And one FADH2 will release how much amount of ATP? 2. क्लियर हो गया? सब कुछ क्लियर हो गया? सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ध्यान देना। आइए ETS पे नोट्स बनाते हैं। ETS and टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ये कहां होता है? टेक्स प्लेस इन, बोलो, बोलते जाओ, टेक्स प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कभी कभी नहीं दिया होता है तो क्या करें? क्रिस्टा। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जरा सिचुएशन देख लो। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देखो, ध्यान दो, ये इनर मेम्ब्रेन है, देख लो, मैं बिल्कुल बेसिक वाली चीजें बता रहा हूं। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इसी को IMM कहते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसको OMM कहते हैं, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में स्पेस है, ये रहा दोनों के बीच का स्पेस, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस भी कहते हैं, स्पेस बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये भाग क्या है? लिक्विड पार्ट, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। यहां धसा होता है, ये देखो, F0 और ये F1, ये F0, ये F1 पार्टिकल, पूरे का नाम है F0 F1 पार्टिकल। या फिर इसी को एक और बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से संबंधित है। नाम क्या पड़ा? ऑक्सीसोम। ऑक्सीजन से रिलेटेड है कि नहीं है? इसीलिए नाम पड़ा इसका ऑक्सीसोम। ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है कि नहीं है? तो नाम पड़ा ऑक्सीसोम। तो बताओ, ये प्रक्रिया कहां चलेगी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ना दिया हो तो क्रिस्टा। अब ये क्रिस्टा किसे बोलते हैं? ये जो धसा हुआ स्ट्रक्चर है ना, इसी को बोलते हैं क्रिस्टा। और ये किसका मॉडिफिकेशन है? आउटर मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन। तो याद करिए, ये किसका है? इनर मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। तो टेक्स प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या क्रिस्टा। और सारी सिचुएशन आपको दिख रही है। इसको, ये वाला पार्टिकल है कौन सा? ये वाला पार्टिकल कौन सा है? F0। और ये जो नीचे वाला है, व्हाट इज दिस? ये F0 है और ये F1 है। ऊपर वाला F1, नीचे वाला F0। और ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ये इसके पीछे छुप गया है, तो हम नया सिंबल लगा देते हैं। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई ना? इतनी बातें क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब अगर इसको हम यहां ड्रॉ करना चाहे, जैसे आपके एनसीईआरटी में ड्रॉ हुआ था, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये रही आउटर मेम्ब्रेन, ये रही इनर मेम्ब्रेन। चूंकि इनर मेम्ब्रेन को हमें दिखाना है, इसलिए हम उसको मोटा कर लेते हैं, राइट। ये कौन सी है? OMM। OMM यानी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये वाली कौन सी हो गई? IMM। IMM यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अच्छा, इधर क्या हो गया? व्हाट इज दिस? ये हो गया मैट्रिक्स। तो इधर लिख देते हैं मैट्रिक्स, इधर लिख देते हैं मैट्रिक्स। सारी बातें क्लियर हो गई? तो इधर हो गया मैट्रिक्स। अब क्या होगा? अब यहां पर ये क्या होगा? ये जो स्पेस हो गया, इसका नाम स्पेस लिख दो। अब देखो, ध्यान दो, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये रही, ये स्पेस उसके बाद आया, वो ये आया। क्या कोई डाउट?
उसके बाद देखो ये इनर मेम्ब्रेन, ये देखो ये रही इनर मेम्ब्रेन, हमने काफी मोटी बना दी है। और उसके बाद इधर क्या है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, देखो यहां से चलो, ये आउटर मेम्ब्रेन ये रही, उसके बाद जस्ट स्पेस आएगा वो ये रहा, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टा आएगा वो ये रहा, उसके बाद मैट्रिक्स आएगा वो ये रहा। कोई डाउट? ये देखो हमने यहाँ डॉटेड डॉटेड बना देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये मैट्रिक्स यहाँ पे है। और याद करो इनडायरेक्ट एनर्जीज कहां पड़ी हुई है, लिंक रिएक्शन यही हुई ना, और क्रेब्स साइकिल यही होगी ना, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल यही होगी कि नहीं होगी बताओ? कहां होती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां होती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एग्री हो कि नहीं? यहां से क्या बना, इसी के दौरान हमें मिली इनडायरेक्ट एनर्जी की डायरेक्ट एनर्जी, नाम बताओ? NADH2 और प्लस FADH2। कोई डाउट? अब आगे देखते हैं सारे कॉम्प्लेक्सेस कहां इन्वॉल्व होते हैं बताओ? यहां पे बैठे होते हैं ना। सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? कॉम्प्लेक्स 1। उसके बाद कौन बैठा होता है बोलो? कॉम्प्लेक्स 3। उसके बाद बताओ कौन बैठा होता है? कॉम्प्लेक्स 2। उसके बाद कौन बैठा होता है? कॉम्प्लेक्स 4। लास्ट में कौन बैठा हुआ था? कॉम्प्लेक्स 5। ये देखो कोई डाउट? इतनी बातें क्लियर? इतनी बातें क्लियर। अब इनका नाम लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? 1। दूसरा नाम अभी लिखेंगे, ये है 1, दूसरा नाम अभी हम लिखेंगे। ये कौन सा है जरा बताओ? 3rd। शरारती बच्चा कौन है? शरारती बच्चा 2nd। ये कौन सा है? और ये कौन सा है? कॉम्प्लेक्स 5। ये कॉम्प्लेक्स 5 लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 2nd, कॉम्प्लेक्स 3rd। कॉम्प्लेक्स किसके आधार पर इनको अरेंज किया हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। तो रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है, राइट? अब आप आगे देखो, इसका दूसरा नाम क्या है? अंदर लिख देते हैं, अंदर लिख देते हैं। इसका दूसरा नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। समझ जाना। इसका नाम बताओ? साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स। बोलो BC1 कॉम्प्लेक्स। बताया था ना? ये बताओ इसका नाम हम यहां बाहर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, या फिर एक और नाम बताया था, बोलो? FADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इसका नाम बताओ? इसमें पहले आएगा कॉपर A, फिर क्या आएगा? साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, फिर क्या आएगा? कॉपर B। सही है ना? इसका नाम था, हम बता दें, इसका नाम होता है A3 कॉम्प्लेक्स, और या फिर इसी को बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। और ये होता है कौन सा कॉम्प्लेक्स? ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स या 5th कॉम्प्लेक्स। इसमें 2 रीजन होते हैं। ये कौन सा होता है? F0। और ये कौन सा होता है? F1। F1 का दूसरा नाम क्या होता है? ये एक एंजाइम की तरह काम करता है, ATP सिंथेज। ATP सिंथेज, क्योंकि ये ATP सिंथेसिस करता है। बताओ ये H+ आयन यहां पे ज्यादा होगा कि कम होगा? H+ आयन यहां पे ज्यादा होगा, H+ आयन ज्यादा होगा, H+ आयन ज्यादा होगा, राइट? यहां पे H+ आयन क्या होगा? कम होगा। यहाँ H+ आयन कम होगा, यहां लिख देते हैं यहाँ H+ आयन लो अमाउंट में है, यहाँ H+ आयन हाई अमाउंट में है, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन यहां से आप पंप होके आ रहे हैं। देखो यहां से हाइड्रोजन पंप होके आ जाएगा, यहां से हाइड्रोजन यहाँ पंप होके आ जाएगा, यहां से हाइड्रोजन पंप होके आ जाएगा, राइट? ये हाइड्रोजन को पंप नहीं करता, ठीक है? ये भी हाइड्रोजन को पंप करके ले आएगा, सारे हाइड्रोजन को पंप करके ले जा रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन को इधर से इधर ले जाएगा।
ये हाइड्रोजन को इधर से इधर ले जाएगा, और जब यहां से हाइड्रोजन जाएगा हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन से जाएगा, जब हाई हाइड्रोजन से जाएगा, ठीक है ना, किधर की तरफ जाएगा, लो की तरफ, रुक जाना, इधर क्या है, लो, लो हाइड्रोजन की तरफ, तो क्या बनेगा, तब एटीपी बनेगा, तब एटीपी बनेगा। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, नोट करिए। मोबाइल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, ये देखो, एक होता है साइटोक्रोम सी, मैं सी लिख दे रहा हूं, आप समझ जाओगे, वो यहां से यहां ले जाता है 4 को, कहां ले जाता है, 3 से कहां ले जाता है, 4 को, 3 से 4 को ले जाता है। और एक होता है यूबिक्विनॉन, वो इधर भी होता है, ऊपर भी, और ये नीचे भी होता है, 1 से 3 की तरफ भी होता है और 2 से 3 की तरफ भी होता है, राइट। ये दोनों मोबाइल हैं, मैं यहां लिख दूं, ऑल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट साइटोक्रोम सी एंड यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन। और यह भी पूछा जाता है कि मोबाइल कैरियर इन आईएमएम, मोबाइल कैरियर इन आईएमएम, बताओ क्या होगा, इन आईएमएम, आंसर यूक्यू। और मोबाइल कैरियर आउटसाइड द आईएमएम, दैट इज ये साइटोक्रोम सी, और ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कैरियर है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, दिस इज स्मॉलेस्ट कैरियर। तो ये आपके सारे साइटोक्रोम हो गए, उनके नाम हो गए। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, देखो ये लिख देते हैं आईएमएम, ये लिख देते हैं स्पेस, बाकी सब आपको पता है, इधर लिख दिया मैट्रिक्स, ठीक। इधर NADS2 बना, ये रिड्यूस था, कॉम्प्लेक्स 1 ने इसे क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, कॉम्प्लेक्स 1 ने इसे क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज किया, ये काम इसने किया, कॉम्प्लेक्स 1 ने, कॉम्प्लेक्स 1 ने किया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडाइज किया तो क्या हो जाएगा, NAD+ में बदल जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया, और इसीलिए अब ये रीयूज हो जाएगा, रीयूज्ड। साथ ही जो हाइड्रोजन निकला और जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इधर भेज दिया गया, इनको पिकअप करके कॉम्प्लेक्स 1 ने ले लिया, कॉम्प्लेक्स 1 ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स 3 को दे, यूबिक्विनॉन को दे दिया, यूबिक्विनॉन ने किसको दे दिया, कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया, कॉम्प्लेक्स 3 से कहां चला गया, साइटोक्रोम सी के पास, याद करो, साइटोक्रोम सी के पास, बोलो बताओ भाई, साइटोक्रोम सी के पास चला गया, सी ने यहां से लिया और किसको दे दिया, सी ने यहां से लिया, किसको दे दिया बताओ, 4 को दे दिया, ये देखो यहां से लिया 4 को दे दिया, और 4 से ये आ गया अंदर, ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, माना कि इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, और हाइड्रोजन कहां फेंक दिया गया, हाइड्रोजन इधर फेंक दिया गया, ये स्थिति चल रही है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा इधर है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, ये देखो, और हाइड्रोजन की दिशा इधर है, फिर इलेक्ट्रॉन यहां आए, फिर इलेक्ट्रॉन यहां आए, फिर इलेक्ट्रॉन यहां आए,
फिर यहाँ आए इलेक्ट्रॉन, और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए। ये देखो, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच चुके हैं। बोलो कोई डाउट? और यहां बैठा हुआ है ये वाला कॉम्प्लेक्स, स्पेशल वाला, ये जिसके पास दो पार्ट हैं। इधर H प्लस आयन ज्यादा है और इधर H प्लस आयन कम है। इधर H प्लस आयन लो है, यहां लिख दे, मैट्रिक्स में H प्लस आयन लो है और स्पेस में H प्लस आयन हाई है। अब क्या करेगा, ये हाई से लो की तरफ जाएगा, हाई H प्लस आयन से लो H प्लस आयन की तरफ जाएगा, यहां से पार होगा। जैसे यहां से पार होगा इस जगह से गुजरेगा, इस जगह से गुजरेगा, बता दिया था क्या हो जाएगा, ADP प्लस IP विल बी कन्वर्ट इनटू ATP, और यहां पर 3 ATP मिलेंगे। एक NADH2 से 3 ATP मिलेंगे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो ये वाला हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को पकड़ लिया जाएगा। कौन पकड़ेगा? इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन और प्लस हाफ O2, ये सब पकड़ लिया गया और पकड़ के क्या बन गया, H2O। ये देखो H2O बन गया। समझ आई बात? नोट डाउन। NADH से कैसे ऊर्जा मिली अभी ये बताया, अभी FADH से कैसे मिलेगी वो भी बताएंगे सेम तरीके से। जूम कर दिया, आराम से देख लो। अब ठीक इसी प्रकार से FADH2 से भी ऊर्जा मिलेगी, ठीक इसी प्रकार से। तो दोबारा कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूं। अब की बार कॉम्प्लेक्स 1 पिकअप करेगा कि 2 पिकअप करेगा, यूबिक्विनोन को देगा, यूबिक्विनोन 3 को देगा, 3 से साइटोक्रोम C को आएगा, C 4 को दे देगा, 4 अंदर पहुंचा देगा। सेम इसी प्रकार ये बैठा हुआ है, पकड़ लेगा, वाटर बना देगा, इधर ATP बन जाएगी, काम खत्म। लेकिन यहाँ क्या लिख देंगे, 2 ATP। तो हम इतना लंबा फिगर क्यों बनाएं, सीधे लिख दें, सीधे लिख देते हैं। क्या लिखें, in the same way FADH2 is oxidized into किसमें का ऑक्सीडाइज हो जाएगा, FAD प्लस में, बाई कॉम्प्लेक्स 1 की 2, कॉम्प्लेक्स 2, या दूसरा नाम आप जानते ही हो, अब तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स 2। और कॉम्प्लेक्स 2 फिर क्या करेगा, अब देखो जरा ध्यान दो। अब ये FADH2 से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये देखो FADH2 से को ऑक्सीडाइज किया तो FAD प्लस में बदल गया, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, कॉम्प्लेक्स 2 ने इसको ले लिया है, कॉम्प्लेक्स 2 ने यूबिक्विनोन को दिया, यूबिक्विनोन UqS2 में बदल गया, फिर इसने कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया, कॉम्प्लेक्स 3 ने दे दिया साइटोक्रोम C को, जो कि मोबाइल कैरियर था, साइटोक्रोम C को दे दिया। साइटोक्रोम C मोबाइल था तो इसने कॉम्प्लेक्स 4 को दे दिया। कॉम्प्लेक्स 4 ने क्या किया, इसको अंदर भेज दिया 2 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या हुआ था आपको पता है, वाटर बन गया क्योंकि ऑक्सीजन ने पकड़ लिया होगा। और एट द सेम टाइम ये वाला कॉम्प्लेक्स कपल्ड होता है किसके साथ, कपल टू, मैं बोला था कपल टू कॉम्प्लेक्स 5, बोला था कि नहीं बोला था, कॉम्प्लेक्स 5 को से कपल्ड होता है। कॉम्प्लेक्स 5 ने तुरंत क्या किया, इसको इसमें बदल दिया, किसको किसमें बदल दिया, ADP प्लस IP बराबर ATP। लेकिन कितने ATP मिलेंगे, यहां 2 ATP मिलेंगे। दो ATP मिलेंगे। समझ आई बात? पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर ATP का बदला क्या कहलाता था, दिस इज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जबकि
आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी बनी थी, वहां कौन सा वर्ड था? फोटो फास्फोराइलेशन। फोटो फास्फोराइलेशन, चाहे यहां हो या वहां हो, ईटीएस कॉमन था। ईटीएस कॉमन होता है दोनों में। ईटीएस कॉमन इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, लेकिन रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट में। इस समय ये मेम्ब्रेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थी, इस समय ये मेम्ब्रेन कौन सी थी? थाइलाकॉइड। यहां बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, वहां बोलते थे फोटो फास्फोराइलेशन। और यहां पर भी केमी ऑस्मोसिस थ्योरी लागू होती है, वहां पर भी। यहां पर भी प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन होता है, वहां पर भी। यहां पर भी केमी ऑस्मोटिक थ्योरी फॉलो होती है। ठीक है, यहां पर भी कौन सी थ्योरी फॉलो हो रही है? केमी ऑस्मोटिक थ्योरी फॉलो हो रही है। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, तो दोनों ही जगह केमी ऑस्मोसिस बेस्ड होगी, वो फॉलो होगी। और बेस्ड होती है हमेशा किस पर? बताओ बेस्ड किस पर होती है? अभी बताया था आपको, प्रोटॉन ग्रेडियंट। बेस्ड ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये तो आप जानते ही हो, फिर भी लिख देते हैं। बेस्ड ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी प्रोटॉन के अंतर पे बेस्ड होती है। जानते हो और अब बताया भी था, फिर भी लिख दिया मैंने ताकि क्लियर रहे। अब हम देखते हैं हमें 38 एटीपी मिले कि नहीं मिले। हमने जहां से शुरुआत की थी, ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखते हैं 38 एटीपी कैसे मिलेंगे। ये बताओ, इससे कितने मिल जाएंगे? 1 से 3 मिलते हैं तो 2 से 6 एटीपी। इससे कितने मिलेंगे? फिर से 6 एटीपी। अब बताओ इससे कितने मिलेंगे? 18 एटीपी। इससे कितने मिलेंगे? 4 एटीपी। अब जरा जोड़ो, यहां से जोड़ो, 4 और 6 10। अभी लॉस मत जोड़ो, लॉस नहीं, टोटल एटीपी पहले जोड़ लो कितने मिले। 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20 और 18 38। ठीक है ना? कहीं गड़बड़ हो रहा है कुछ। हाँ, 2 जीटीपी वाले नहीं बोले तो 38 और 2 40। तो मैं यहां लिख रहा हूं टोटल एटीपी, टोटल गेन एटीपी कितने मिले? 40। लॉस कितने हुए? लॉस हुआ 2। तो नेट गेन कितने का हुआ? मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि नेट गेन कितने का होगा? 38 एटीपी का। और ये लिखा भी है, ये देखो यहां लिखा है, ये देखो 38 एटीपी कैसे आए, आ गए ना? हमने कब? जब इनडायरेक्ट ऊर्जा को डायरेक्ट में बदला, आंसर वही आ गया 38 एटीपी। समझ आ गई बात? बस वैल्यू पुटअप किया, आंसर वही आ गया। एक ग्लूकोज से हमें कितने एटीपी का लाभ हुआ? 38 एटीपी। एक ग्लूकोज से हमें कुल कितने एटीपी का लाभ हो गया बताओ? जब हमने इन्हीं को डायरेक्ट एनर्जी में बदला और सेट किया तो हमारी वैल्यू वही आ गई जो हमें डाउट था। अब समझ में आ गई बात कि सारी ऊर्जा इनडायरेक्ट थी, सबको जब डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो देयर विल बी नेट गेन ऑफ 38 एटीपी फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, हमें 38 एटीपी ही मिलेंगे। अब समझ में आ गया होगा एक एक बात। और ऑक्सीजन भी यूज हो चुकी है। ऑक्सीजन अंतिम में यूज हुई कि शुरुआत में? इसीलिए देखो ईटीएस के हेडिंग के बाद में क्या नाम लिखाया था? ईटीएस की हेडिंग के बाद ये देखो, ईटीएस की हेडिंग हमने कहीं मेन डाली थी, उसमें देखो क्या लिखा है, ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन, क्योंकि अंतिम में ऑक्सीजन यूज हुआ, इसीलिए इसका नाम टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी बोला गया। और जहां से चले थे वहीं आ गया, 38 एटीपी का शुद्ध लाभ हो गया, नेट गेन। ठीक है ना? टोटल गेन 40, नेट गेन 38, क्योंकि 2 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए थे। ठीक है ना? क्लियर हो गई? इस प्रकार आपने देखा कि एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी मिलते हैं। ठीक है, बस कल इसका आखिरी लेक्चर होगा, कल ये खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए कल करते हैं इसके आगे।